हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी कट आने के बाद गाड़ियां बहुत सस्ती हो जाएंगी। कुछ गाड़ियां तो 1.5, 2, 3 लाख रुपए सस्ती हो रही हैं और कम से कम 50,000 का तो फर्क सब में पड़ ही रहा है। तो क्या अभी ये सही मौका है गाड़ी उठा लेने का? कहीं ऐसा तो नहीं आप अभी की गाड़ी लेकर आगे फंस जाने वाले हैं। फ्यूचर के आने वाले 5-6 साल हमारी इंडस्ट्री क्या करवट लेने वाली है, गवर्नमेंट के बदलते हुए तेजी से फैसले क्या इफेक्ट डालेंगे आपकी इन गाड़ियों पे, आज की वीडियो में सारी चीजें क्लियर करूंगा। बात करेंगे आज की वीडियो में एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल 27 की बात है, जाना 50 के अबव ही है। अभी की जो गाड़ियां हैं क्या वो आगे तक चल पाएंगी? और अगर आप जाते हो डीजल गाड़ी में, डीजल में अल्ट्रा लो सल्फर डीजल पहले ही आ चुका, पहले भी वीडियो 1-2 साल पहले मैंने बना के आपको बताया था। अभी ब्यूटेनॉल वो भी मिक्स हो रहा है डीजल के साथ। क्या अभी की जो गाड़ी आप खरीदोगे वो उसके साथ कंप्लाइंट होगी, या फिर हाइब्रिड कार या ईवी कार, कौन सी आपके लिए सुटेबल रहेगी? हाइब्रिड कार के साथ जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं अभी के समय में वो भी इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ में ईवी कितनी प्रैक्टिकल पड़ जाएगी, ओवरऑल सारी चीजें आने वाले समय के लिए, फ्यूचर का मेंटेनेंस, सरकार के बदलते हुए तेजी से फैसले, सारी चीजें होंगी। बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, वीडियो के स्टार्टिंग में जो बात मेरे गले से नहीं उतरती, कुछ लोगों के नहीं उतर रही होगी, जीएसटी का इतना बड़ा कट, वो भी गाड़ी वालों के लिए। अक्सर आपने देखा होगा कि गाड़ी वालों के ऊपर मोटे मोटे टैक्स लगते हैं, भले वो टोल टैक्स हो, रोड टैक्स हो, डीजल पेट्रोल पे जीएसटी से अलग हटके टैक्स हो, और गाड़ियों पे उनकी कीमत के बराबर टैक्स हो। ये सारी चीज़ें गाड़ी वालों पे अप्लाई होती हैं। सारी मार मिडिल क्लास झेलता है। लेकिन आज इतनी मेहरबानी मिडिल क्लास पे क्यों? इसके पीछे क्या है? देखो, पहली चीज़, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आप जानते हो पहले से ही पिछले 2-3 सालों से बड़े खराब हालत से गुजर रही है। गाड़ियां नहीं बिक रही हैं, लेकिन दिखाया ये जा रहा है कि आप एडवांस बुकिंग कर लो, आज आपकी गाड़ी रास्ते में है, एक्स्ट्रा पैसे देके लेने पड़ेंगे। ये सब एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, लेकिन असल में इंडस्ट्री की हालत खराब है। इसका पता आपको ऐसे चलेगा। आपको पता है कि आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी आने वाले समय में 22 सितंबर से ये लागू होगा जीएसटी कट, और अभी के समय में लोग गाड़ी खरीदने से रुक गए हैं कि भाई हम आगे जाके खरीदेंगे। कुछ ऑटोमोबाइल कंपनियां कह रही हैं कि भाई उतना डिस्काउंट जितना आपको जीएसटी कट पे मिल रहा था उतना हम अभी दे रहे हैं, ले जाओ गाड़ी। अपनी जेब से दे रहे हैं लेकिन लेके तो जाओ। मतलब कि जो ये अभी डिस्काउंट दे रहे हैं कि जीएसटी के बराबर का डिस्काउंट है, आप गाड़ी लेके जाओ। अभी कुछ ही दिनों बाद, मुश्किल से 10-12 दिनों के बाद, जब वो जीएसटी कट पीछे से ही कट मिल जाएगा तो वो गाड़ी उनको उतनी सस्ती मिलेगी। तो क्या ये डबल डिस्काउंट देंगे उस समय कि भैया आज का ये जो डिस्काउंट दे रहे थे ये भी देना है, और वो जो जीएसटी कट है तो वो भी देंगे? मतलब ये हालत आ गई है कि इतना डिस्काउंट देने के बाद गाड़ियां बेची जा रही हैं, लेकिन ये रियलिटी कभी दिखाई नहीं जाती। मैं जिस गाड़ी में बैठा हूँ, किया कैरेंस डीजल, ये मैंने 2 लाख रुपए डिस्काउंट में ली थी। कब ली थी? आज से करीब 6 महीने हो गए होंगे, 6 महीने पहले। ग्राउंड रियलिटी यही है। आपको बार्गेनिंग कितनी अच्छी करने आती है, आप उतना पैसा कम करा सकते हो। सेम वैसे ही जैसे आप सब्जी मार्केट में बार्गेनिंग करते हो। मतलब साफ है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हालत खराब है। अब ये जीएसटी कट देने से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को पुश मिल सकता है, इससे कंपनियों को फायदा होगा और उनका बचा हुआ स्टॉक क्लियर हो जाएगा। लेकिन एज ए कस्टमर आपकी पॉकेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो, गाड़ी जब हम खरीदते हैं तो ये सोच के खरीदते हैं कि यार एक 10-1 साल तक तो कम से कम चलाएंगे ही। 15-20 साल तक पहले माना जाता था, 20-20 साल लोग गाड़ी रखते थे। मेरे पास भी बहुत पुरानी गाड़ियां थी। लेकिन आज के हालात में पुरानी गाड़ी अब किसको कह दिया जा रहा है? 2 से 3 साल गाड़ी को हो गए तो पुरानी हो गई। आप देखो 2022 में जिसने गाड़ी खरीदी थी, आज वो गाड़ी पुरानी, आउटडेटेड कहला रही है, क्योंकि वो E10 कंप्लाइंट है। अब आपको तो मिल रहा है E20 पेट्रोल, अब वो पुरानी गाड़ियां हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अलग से कोई पेट्रोल भी अवेलेबल ना कराओ और ओनली E20 ही दो। 2023 से जो आप गाड़ी खरीद रहे हो, E20 खरीद रहे हो, अब ये आउटडेटेड कब हो जाएगी? 27 में। अभी हम 25 में बैठे हैं, 2 साल बाद हो सकता है आउटडेटेड हो जाए, जब 27 लॉन्च हो जाए। दरअसल ये सारी चीज़ें गड़बड़ क्यों हो रही हैं? ये इंडस्ट्री को इतना सारा उलटफेर क्यों करना पड़ रहा है? ये है ट्रांजिशन। जो ट्रांजिशन हमारे देश में बहुत तेज़ी से हो रहा है। इतनी तेज़ी से होता हुआ मैंने तो अभी तक नहीं देखा, और वर्ल्ड की किसी कंट्री में इतनी तेज़ी से नहीं हुआ जितनी तेज़ी से हो रहा है। हमको एक दौड़ है कि आगे निकलना है। रेलगाड़ी है, यूएस की रेलगाड़ी से आगे निकलना है। भले इंजन चला जाए, बाकी के डब्बे पब्लिक वाले छोड़ दिए जाएं, इंजन पहुंच जाए यूएस से आगे। आपको याद है BS4 गाड़ियां चलती थी, इसके बाद जब आया तो BS5 आना चाहिए था, लेकिन आया क्या? BS6। सीधे एक स्टेज को स्किप कर दिया गया, हम सीधे BS6 में कूद के आ गए। ठीक है जी, कोई बात नहीं, BS6 में आ गए। फिर अचानक से आता है BS6 फेज 2 भी आ गया।
लो जी अब फेज़ 2 में आ गए। अब एथेनॉल 10 से 20 आ गया, लो जी 20 भी आ गए, अब 27 आ रहा है। पेट्रोल गाड़ियों के लिए बात कर रहा हूँ। डीजल गाड़ियों में क्या था, याद है पहले की डीजल गाड़ियों में मेंटेनेंस कितना कम होता था। पहले की जो डीजल गाड़ियां थी, और बहुत पहले की नहीं, अभी कुछ समय की ही, मैं कोई भी बाबा आदम के ज़माने की बात नहीं कर रहा। डीजल गाड़ियों के जो फ्यूल सिस्टम होते हैं बड़े स्ट्रेस में चलते हैं, क्योंकि हाई प्रेशर में चलता है डीजल। पेट्रोल गाड़ियों में पेट्रोल इतना हाई प्रेशर में नहीं चलता। अब जब हाई प्रेशर में चलता है तो इन गाड़ियों के फ्यूल सिस्टम को लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है, जो कि सेल्फ डीजल खुद ही करता है, क्योंकि उसके अंदर लुब्रिकेशन कंटेंट्स होते हैं। सल्फर की मदद से ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं। लेकिन अब के हालात में वो सल्फर कंटेंट्स बहुत कम कर दिए गए, धीरे धीरे बहुत कम कर दिए गए, जिसकी वजह से फ्यूल सिस्टम का लुब्रिकेशन कट हो गया। इन रिजल्ट फ्यूल सिस्टम का फेलियर, फ्यूल पंप फेलियर, इंजेक्टर फेलियर, ऑलरेडी ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी आपको। लेकिन अब आने वाले समय में ब्यूटेनॉल मिक्स किया जाएगा डीजल के साथ। ब्लेंडिंग होगी, 10% हो, 20% हो, 5% हो, नो आइडिया, डिपेंड ऑन गवर्नमेंट। क्या वो लोग फैसले लेते हैं ये पब्लिक के हाथ में तो है नहीं। लेकिन अब जब ये ब्यूटेनॉल मिलाया जाएगा तो डीजल इंजन पे क्या इफेक्ट होगा, इसके बारे में समझ लेते हैं। पहले देख लो ब्यूटेनॉल आखिर में है क्या। ब्यूटेनॉल एक्चुअल में एथेनॉल जैसा ही है, एथेनॉल ही आप समझ सकते हो, अल्कोहल का ही एक पार्ट है। अभी इससे पहले ब्यूटेनॉल से पहले एथेनॉल ही डीजल में मिलाया जा रहा था। इसके ऊपर काम चल रहा था, R&D हो रही थी, लेकिन वो प्रोजेक्ट जो था फेल हो गया। ब्लेंडिंग प्रॉपर नहीं हो पाई एथेनॉल के साथ डीजल की, इसलिए ब्यूटेनॉल को अब मिक्स करने का फैसला ले लिया गया। ब्यूटेनॉल तो मिक्स होगा ही होगा, 100% है। ये आपको मालूम है एक सॉल्वेंट प्रॉपर्टी होती है इनकी। जैसा मैंने बताया डीजल इंजन में लुब्रिकेशन की जरूरत होती है फ्यूल सिस्टम के लिए। फ्यूल सिस्टम ही अपने आप में एक बड़ी मशीनरी होती है डीजल इंजन के अंदर, कॉस्टली आइटम्स होते हैं। अब इस सिस्टम के अंदर लुब्रिकेशन सेल्फ डीजल करता है, तो ओवरऑल डीजल के लुब्रिकेट करने की क्षमता और ज़्यादा कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ये इंजेक्टर, ये फ्यूल पंप इतना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। फ्यूचर में इनके अंदर भी फेलियर आएंगे। ब्यूटेनॉल के फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदा एक है, जिसके अंदर जो कार्बन सूट्स निकलता है, कालक जो निकलती है, वो कालक थोड़ी सी कम प्रोड्यूस होगी ब्यूटेनॉल को डीजल के साथ मिला देने पे। और दूसरा कि इंपोर्ट से पैसा बचेगा, ये फ़ायदा है। नुकसान, माइलेज डीजल में भी कम होगा जब ब्यूटेनॉल मिक्स हो जाएगा। नुकसान इंजेक्टर्स एंड रबर पार्ट्स, इस पे भी होगा। कोरोजन की भी प्रॉब्लम आ सकती है डीजल में ब्यूटेनॉल मिक्स होने के बाद। लेकिन अभी जो गाड़ियां हैं करंट में GST कट के बाद, आज जो आप खरीदोगे 2025 में, वो उस ब्यूटेनॉल के कंप्लाइंट नहीं है। हो सकता है कि वो वारंटी में वो पार्ट उस समय भी ना कवर हो। आगे वो गाड़ियां बनेंगी, लेकिन कब बनेंगी ये भी एक सवाल है। देखो कंपनी को गाड़ी बनाने के लिए ना, ऐसा नहीं है कि एक कंपनी, आपने देखा प्लांट है जिसके अंदर गाड़ी बनकर तैयार हो जा रही है। एक्चुअल में ये सिर्फ एक असेंबलिंग प्लांट होता है। कभी आप कोई प्लांट विजिट करना, मैंने तो काम किया है। अब क्या होता है, वहाँ पर पूरी सप्लाई चेन होती है। कोई लाइट बनाता है, कोई पार्ट बना रहा है, कोई इंजेक्टर, कोई उसके पाइप, कोई उसकी रबड़, ये अलग अलग कंपनियां बना के वेंडर्स इनको देते हैं। और इनका भी एक स्टॉक होता है, इनका बड़ा लंबा सिस्टम होता है। किसी चीज़ को अचानक नहीं बदला जा सकता। अभी 2025, 2026 यहाँ तक की खपत नहीं की जा सकती, यहाँ तक भी वही बनाएंगे, क्योंकि अचानक से चेंज हो नहीं सकता। अगर चेंज होगा तो देखो वेंडर को नुकसान होगा, जो ऑटोमोबाइल कंपनी का वेंडर है, जो पार्ट्स दे रहा है। ऑटोमोबाइल कंपनी को नुकसान होगा, क्योंकि वो महंगे पार्ट्स स्टार्टिंग में लेने पड़ेंगे उनको। फिर पार्ट आता है टेस्टिंग का, फिर टेस्टिंग होगी, फिर पार्ट आता है लॉन्चिंग का, तब वो गाड़ियां लॉन्च होंगी। समझ रहे हो, एक लंबी चेन होती है, इसके लिए थोड़ा समय लगता है। हमारी गवर्नमेंट इतना समय दे नहीं रही किसी को। दूसरी बात, जब BS6 आया तो इसके अंदर एक DPF लग के आया। DPF खुद में एक बड़ी प्रॉब्लम लेके आया। वो प्रॉब्लम्स अभी तक किसी की सॉल्व नहीं हो पाई हैं, और उसका इफेक्ट भी पुरानी गाड़ियों पे ही पड़ने वाला है। नई गाड़ियां, नए इंजन वो बर्दाश्त कर पाएंगे। जैसे ही गाड़ी थोड़ी सी पुरानी होगी, थोड़ी बहुत ट्यूनिंग बिगड़ेगी, बस वहाँ पे DPF का खेल शुरू हो जाएगा। और कुछ गाड़ियों में तो काफ़ी शुरू भी हो चुका है। करंट के हालात में हमारे इंडिया में जो DPF को केयर करने की चीज़ें हैं, वो असल में है ही नहीं। DPF के साथ कैसे ट्रीट किया जाए, DPF के साथ वो मशीनरी जो कि बाहर कंट्रीज में यूज़ हो रही हैं, वो हमारे यहाँ है ही नहीं। DPF को बिना खोले हुए उसके अंदर मशीन फिट करके साफ़ करने वाली चीज़ें यहाँ पर हैं ही नहीं, अभी आई ही नहीं है। और ये करंट में जो DPF चल रहा है, ये भी आगे चल के चेंज होगा। इस DPF को एक अलग टाइप से लगाया जाएगा, जिससे कि इसको खोल के बाहर निकालना और साफ़ करना आसान हो। और इसको साफ़ करने के लिए जो क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है DPF के अंदर, जो बड़ी प्रॉब्लम है, उसके ऊपर भी काम होगा। और अभी जो एडब्लू का एक्स्ट्रा खपत है, एडब्लू की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है, उसके ऊपर भी काम होगा।
तब जाके हमारे पास एक स्टेबल डीजल इंजन आ पाएगा। और अब ये दोनों ही बड़े चैलेंज हैं डीजल इंजन के लिए। एक तो ये ब्यूटेनॉल का मिक्सिंग, दूसरा आपका ये डीपीएफ वाला इशू। आपको कहीं दिखेगा नहीं, सबको आपको अच्छा दिखेगा, सब चंगा सी, लेकिन असल में प्रॉब्लम्स हैं। मैं आपको विद प्रूफ भी दिखा चुका हूँ। अब किधर जाओगे आप, या ईवी या हाइब्रिड, कौन सी गाड़ी की चुनोगे? देखो ईवी सिटी के लिए अभी तक ठीक है, क्योंकि इंफ्रा इतना नहीं है। ईवी आप उतनी इस्तेमाल नहीं कर सकते जितना आप चाहो, आपके पास लिमिटेशन है, क्योंकि उसके लिए चार्जिंग करनी पड़ती है। लॉन्ग ट्रिप्स के लिए अभी तक वो प्रैक्टिकल नहीं बन पाई है। साथ में उसकी कीमतें वो भी जस्टिस नहीं करती कि आप ईवी की तरफ अभी जा पाओ। अब बचता है लास्ट में हाइब्रिड। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हाइब्रिड लेना सक्सेसफुल है, लेकिन इसके अंदर जो कमियां आ रही हैं वो मैं आपको बता देता हूं। हाइब्रिड इंजन्स में होता क्या है, एक इंजन होता है और एक बैटरी होती है। पहले बैटरी काम करती है, थोड़ी देर चलती है, फिर इंजन स्टार्ट हो जाता है, फिर गाड़ी इंजन से चलती है, थोड़ी बैटरी चार्ज हो गई, फिर इंजन बंद हो गया, फिर थोड़ी देर बाद इंजन स्टार्ट हो गया। बस यही साइकिल चलता रहता है और आपकी गाड़ी आगे चलती है। हाइब्रिड इंजन में रीजनरेशन का सिस्टम भी होता है। जब आप ब्रेक लगाते हो तब भी वो बैटरी चार्ज होती है, लेकिन वो पावर इतनी इनफ नहीं होती है कि आपकी गाड़ी को रन कर पाए। इसके लिए इंजन से भी वो बैटरी चार्ज होती है, पावर लेती है। लेकिन इस हाइब्रिड गाड़ी की बैटरी को आपको अलग से चार्ज नहीं करना पड़ता, आपको किसी चार्जर पे डिपेंड नहीं होना पड़ता। आपकी गाड़ी का ही इंजन उसको चार्ज कर देता है। और इन गाड़ियों का माइलेज ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपके पैसों की बचत होती है। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, अभी भी हाइब्रिड जो है अपनी एक सही टेक्नोलॉजी तक नहीं पहुंचा है हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ जो हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं वो एक डिफरेंट टाइप के हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं। इनकी बैटरी को कैपेसिटी बहुत कम है, इंजन को बार बार स्टार्ट होना पड़ता है, बहुत कम ही ये बैटरी पर रन कर पाती हैं। कुछ गाड़ियां तो माइल्ड हाइब्रिड हैं, सिर्फ नाम की बैटरी लगी हुई है, थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करती हैं। लेकिन ये जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ियां हैं, जिनको आप मोटी लागत देके खरीद रहे हो, कितने समय तक आगे इनका इस्तेमाल कर पाओगे? देखो, ये मोटी लागत तभी यूटिलाइज हो पाती है जब आप लंबा इसको चला पाओ, लंबे समय तक यूज कर पाओ। इनमें जो प्रॉब्लम आने वाली है, जो अभी के हालात में, जो अभी की टेस्टिंग में आ रही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, एक तो इनकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है, बैटरी की कॉस्टिंग ज़्यादा है। दूसरा, इसके इक्विपमेंट जो रीजनरेशन का पार्ट है, इनकी जो वायरिंग्स हैं, ये कॉस्टली हैं। इसकी वजह से पॉकेट पे आपके लोड ज़्यादा पड़ रहा है। दूसरा, जो आप पैसा बचा रहे हो हाइब्रिड चला के, माइलेज पे बढ़ा के, वो पैसा आपको अपने इंजन पे लगाना पड़ रहा है। ऐसा क्यों? अब इंजन में क्या प्रॉब्लम आ गई? देखो, मालूम है आपको, इंजन जितनी जल्दी स्टार्ट और बंद होता है, उतना ही उसका रखरखाव ज़्यादा होता है, मेंटेनेंस बढ़ जाता है, क्योंकि एक इंजन को ऑप्टिमल टेम्परेचर पे पहुंचने की ज़रूरत होती है। और इन हाइब्रिड गाड़ियों में जो इंजन लगे हुए हैं, ये अपने ऑप्टिमल टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि तुरंत ये स्टार्ट होते हैं, फिर ये बंद हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। जब आप पावर डिमांड करते हो, वो स्टार्ट हो जाता है इंजन, आप पावर थोड़ी लूज करते हो, फिर वो इंजन ऑफ हो जाता है। तो इसमें रखरखाव की समस्या ज़्यादा है। जो इंजन 4 से 5 लाख किलोमीटर तक चल जाना चाहिए था, वो 1 लाख और 1.5 लाख किलोमीटर तक ही खत्म हो जा रहा है। और इस बैटरी की भी लाइफ उतनी नहीं है, बैटरी भी चेंज करनी पड़ सकती है। और रिस्क फैक्टर भी इस गाड़ी के साथ बढ़ गया है, जैसे कि फ्लड के सिचुएशन में कहीं पानी आ गया तो आपकी बैटरी सबसे पहले खराब होती है। कुल मिला के देखा जाए तो कहानी गोल घूम के वहीं पहुंच रही है कि भाई सिंपल पेट्रोल इंजन लो और गाड़ी चलाओ। और हाइब्रिड तब प्रैक्टिकल बन पाएगी जब ये बार बार स्टार्ट और बंद होने वाली टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ के कुछ सीरीज हाइब्रिड टाइप की चीजें हमारे यहाँ पे आ जाएंगी। तो सीधे शब्दों में अगर कहूँ तो जीएसटी कट वाले इस ट्रैप में तो मत फंसना। इस दिवाली कम से कम गाड़ी मत लेना। हालात अगर सुधारने हैं तो कुछ ना कुछ एक्शन आपको लेने पड़ेंगे। अपने एक्शन से पब्लिक को दिखाना पड़ेगा कि भैया हमें ये पसंद नहीं है, नहीं तो ऐसा ही चलता रहेगा। दिन ब दिन सारी चीजें आएंगी, ट्रेन निकालने के चक्कर में खाली इंजन यूएस से आगे पहुंच जाएगा, बाकी का डब्बा वहीं रह जाएगा। तो समझ रहे हो आप, सारी सिचुएशन अभी डामाडोल में है। जितना जीएसटी कट का फायदा नहीं उठाओगे, उससे ज्यादा आगे चल के नुकसान उठा लोगे। तो क्या फायदा? कुछ समय रुक जाओगे तो हो सकता है कि आपके हक में कुछ फैसले आ जाएं, क्योंकि पब्लिक से ही तो सरकार है। और जब एक्शन दिखाओगे तभी आपको रिजल्ट भी मिलेगा। फिलहाल मैंने कोशिश की थी आज की वीडियो में सारे पॉइंट क्रिस्टल क्लियर बता दूं। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, और हाँ, चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।